Good morning, everyone. Let us continue with the chapter Place of Supply. What you have already studied in this chapter is location of supplier of goods, location of supplier of services, then place of supply of goods within India and also outside India, import and export cases. Next that we need to see is place of supply of services. Here also we'll see within India and also outside India. Right, so let us start with place of supply of services within India. आइए, place of supply of services where both the supply and recipient are located within India will be determined in accordance with section 12 of the IGST Act. Supplier and recipient दोनों के दोनों सर्विसेज के अगर इंडिया में है तो सेक्शन 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट इसे गवर्न करेगा. इंडिया विल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट. पॉइंट नंबर 1, जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एज फॉलोज. सर्विसेज सप्लाइड टू अ रेसिपिएंट हु इज रजिस्टर्ड, इट विल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन. मैं आपको समझाता हूं जरा, एक टर्म यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए. बी टू बी, बी टू सी. बी टू बी का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस. एंड बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर. अगर सर्विसेज बिजनेस से बिजनेस को जा रही है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को जा रही है, विच इज रजिस्टर्ड, तो क्या कहता है? सर्विसेज सप्लाई टू अ रेसिपिएंट हु इज रजिस्टर्ड, इट विल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन. वो बंदा जहां पर लोकेटेड है वही क्या कहलाएगी? प्लेस ऑफ सर्विस. डिड यू गेट माई पॉइंट? इसका मतलब क्या है? मिस्टर एक्स सप्लायर है, ये यूपी का है, और मिस्टर वाई ये रेसिपिएंट है जो कि बिहार का है. ठीक है, आपने इस रेसिपिएंट को सर्विसेज दी, गिवन सर्विसेज इन यूपी. आपने यूपी में इसे कुछ सर्विस दी है, मतलब ये बंदा यूपी में ही आपसे कुछ सर्विस मिस्टर वाई ले रहा है. ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? सप्लायर कौन है? मिस्टर एक्स. लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? यूपी. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? सर्विसेज यूपी में ही दी जा रही है, हालांकि ये बंदा वैसे रजिस्टर्ड बंदा है जो सर्विसेज ले रहा है और ये बिहार में रजिस्टर्ड है. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? बिहार. यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, तो इट इज यूपी. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई इज बिहार. सर्विसेज सप्लाइड टू अ रेसिपिएंट हु इज रजिस्टर्ड. अगर सर्विसेज एक रेसिपिएंट को दी जाती है जो कि रजिस्टर्ड है, तो इट विल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन. सच पर्सन मतलब कौन सा पर्सन? रेसिपिएंट. रेसिपिएंट की जो लोकेशन है वही क्या होगी? जनरल प्रोविजन है, मतलब जनरली यही कानून लगेगा. ठीक है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो नीचे हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक बातें, तो जहां पे स्पेसिफिक बात कही गई है वहां तो स्पेसिफिक बात मानी जाएगी. अदरवाइज जनरल बात यह है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड बंदे को सर्विसेज देते हो तो जहां पे वो रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई वो कहलाएगी. अच्छा, अब ये एक बात कर रहा है बी टू सी, अनरजिस्टर्ड को, कस्टमर को, इनको आप सर्विसेज दे रहे हो. तो सर्विसेज सप्लाइड टू अ रेसिपिएंट हु इज नॉट रजिस्टर्ड, इट विल बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ सच पर्सन. तो उस बंदे का जो एड्रेस है वही क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई. एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ सच पर्सन. एंड वेयर सच एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, इट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर. अगर एड्रेस नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर. अब जैसे बच्चों ध्यान से समझिए, मैं यहां पे फेस टू फेस क्लासेस ले रहा हूं. ठीक है, मुझसे कोई क्लासेस लेने आता है, कौन है? कस्टमर है, बी टू सी सप्लाई है, रजिस्टर्ड बंदा तो आ नहीं रहा है, बिजनेस को तो मैं कोचिंग क्लासेस दे नहीं रहा हूं. ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग क्लासेस दे रहा हूं, बी टू सी सप्लाई है मेरी. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी? प्लेस ऑफ सप्लायर वाराणसी, मैं वाराणसी से सर्विसेज दे रहा हूं. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है?
मैं अभी उनकी बात कर रहा हूं जो मेरी फेस टू फेस क्लासेस लेने के लिए बैठे हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? इट विल बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ सच पर्सन। तो जब आप फॉर्म भरते हो तो जो एड्रेस लिखते हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। इट विल बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ सच पर्सन एंड वेयर सच एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। अगर मैंने आपसे कोई फॉर्म नहीं भरा है, बस फी रिसिप्ट कटती है, बस नाम बताओ अपना, ईमेल आईडी बताओ, फोन नंबर बताओ, रिसिप्ट पकड़ो। आई डू नॉट रिक्वायर योर एड्रेस। आप कहां से आते हो, क्यों आते हो, पैसा दीजिए, पढ़िए। If this is the case, I do not have your address, then what is the place of supply? The place of supply will be the location of supplier. My own place will be the place of supply. Understood everyone? ध्यान दीजिएगा, मैंने ये एग्जांपल लिया है, लेकिन एक्सेप्शन में भी ये बात कवर होती है। ये बात एक्चुअली स्पेसिफिक प्रोविजन में जाएगी, तो इसके लिए तो एक अलग सिस्टम है हालांकि, ठीक है। मैं जनरल बात कर रहा था, तो मैं भी स्पेसिफिक को हटा के बात कर रहा हूं। हालांकि कोचिंग क्लासेस के लिए परफॉर्मेंस जहां पे होती है उसके लिए एक अलग बात, स्पेसिफिक बात कही गई है। मैं रिपीट कर देता हूं, जनरल प्रोविजन क्या है कि अगर आप B2B सप्लाई करते हैं तो जहां का बंदा रजिस्टर्ड है, जहां पे बंदा रजिस्टर्ड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो जो भी उसकी लोकेशन है, जो भी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, और अगर कोई भी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर विल ओनली बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। अगर आप स्पेसिफिक में आते हो तो जनरल की बात को नहीं मानी जाएगी, स्पेसिफिक वाली बात मानी जाएगी। स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई दैट विल अप्लाई इन प्रायोरिटी ओवर द जनरल प्रोविजन विल बी एज फॉलोज। सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में है, विल बी द लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी कहां पे है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। आइए समझिए। मिस्टर एक्स एक आर्किटेक्ट है दिल्ली के, ठीक है। मिस्टर वाई एक बिल्डर है, कहां का, यूपी का। मिस्टर वाई जो बिल्डर है यूपी का, वो एक बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। पता है कहां पे वो हो रही है? कंस्ट्रक्शन बिहार में। इस आर्किटेक्ट ने इस यूपी के बिल्डर को आर्किटेक्चरल डिजाइन दी, डिजाइन बना के दिया। सर्विसेज दे रहा है कि नहीं बच्चों? सर्विसेज दे रहा है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? This Mr. Y builder is registered builder in UP. However, the building is being constructed in Bihar. Place of supply क्या है? Place of supply will be Bihar. Immovable property के केस में place of supply क्या होता है? जहां पे immovable property situated है, place of supply will be Bihar. आगे बात समझ में? इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस दी जा रही है, सर्वेयर की, इंजीनियर की सर्विसेज दी जा रही हैं इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सर्विसेज है तो जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाती है। अब जैसे होटल की बात कर लीजिए, ठीक है। होटल भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज होटल वाले दे रहे हैं, ठीक है। बताइए, मैं दिल्ली जाता हूं, आई एम फ्रॉम यूपी, मैं दिल्ली जाता हूं और दिल्ली से एक लैपटॉप खरीद लेता हूं और मैं उसे बता देता हूं कि देखो भाई साहब, मैं कहां से आ रहा हूं, वाराणसी यूपी से आ रहा हूं। अपना जीएसटी नंबर उसको पकड़ाता हूं। जब ये बताइए वो कौन सी टैक्स अपने बिल में लगाएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी दिल्ली वाला, या फिर आईजीएसटी लगाएगा? जल्दी बताइए, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाएगा या आईजीएसटी लगाएगा? वो आईजीएसटी लगाएगा, वो आईजीएसटी लगाएगा, ठीक है। ये इंटर स्टेट सप्लाई है। क्यों? क्योंकि मैं लैपटॉप वहां से लूंगा और कहां लेके आ जाऊंगा? वाराणसी। जिस भी गुड्स में, गुड्स के केस में आपने ये पढ़ा था कि जिन भी गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होता है, जहां पे मूवमेंट जाके रुकता है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। अगली बात समझिए। अच्छा, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो होती है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब मैं दिल्ली जाता हूं, होटल में रहता हूं, उसे बताता हूं मैं वाराणसी से आ रहा हूं, मेरा जीएसटी नंबर ले लीजिए। वो होटल वाली बिल में क्या लगाएगा? होटल का रूम रेंट लेगा, वो अपने बिल में क्या लगाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई वाराणसी हो ही नहीं सकता।
प्लेस ऑफ सप्लाई, ये होटल एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड जो सर्विसेज है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी, जहां पे होटल सिचुएटेड है। नाउ सिंस द होटल इज सिचुएटेड वेयर, होटल इज सिचुएटेड वेयर, होटल इज सिचुएटेड इन दिल्ली एंड देयरफॉर वो क्या लगाएगा, दिल्ली वाला सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात सीखी थी मुझसे थोड़ी सी, कि अगर मेरे आउटपुट पे आईजीएसटी है तो मैं इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट किन किन चीजों की ले सकता हूं। मैं आईजीएसटी की क्रेडिट ले सकता हूं, सीजीएसटी की भी क्रेडिट ले सकता हूं और एसजीएसटी की भी क्रेडिट ले सकता हूं। आईजीएसटी में से तीनों घट जाएगा। लेकिन अगर मेरे आउटपुट पे सीजीएसटी है तो मुझे पहले सीजीएसटी घटाना होगा और उसके बाद सीजीएसटी के बाद मैं आईजीएसटी घटा सकता हूं, एसजीएसटी नहीं घटेगा। अगर आउटपुट पे एसजीएसटी है तो इसमें से क्या क्या घटेगा, इसमें से पहले एसजीएसटी का इनपुट टैक्स रेट ले लो और फिर आईजीएसटी से ले सकते हो। मतलब एसजीएसटी से सीजीएसटी नहीं घटेगा और सीजीएसटी से एसजीएसटी नहीं घटेगा, हालांकि आईजीएसटी से तीनों घट जाएगा। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। मान लीजिए मैं दिल्ली जाता हूं और एक लैपटॉप खरीद लेता हूं। ठीक है, लैपटॉप कितने का है, 50,000 रुपया। जीएसटी का रेट मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि रेट ऑफ जीएसटी ऑन लैपटॉप इज से 12%। ठीक है, 12% मान लेते हैं जीएसटी, ये एज्यूम्ड रेट है। तो वो दिल्ली वाला बंदा इस लैपटॉप पे क्या लगाएगा, मैं यूपी से दिल्ली गया हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं, तो मैंने उसे बताया कि मैं वाराणसी यूपी से आ रहा हूं, तो वो बिल पे क्या लगा देगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी लगा देगा 12% के रेट से 6,000, तो ये हो गया 56,000 रुपए का। ठीक है, अब मैं इस लैपटॉप को वाराणसी लेके आ गया। ठीक है, अब वाराणसी में इस लैपटॉप को मैंने 60,000 रुपए में बेच दिया। अब मैं इस पे क्या टैक्स लगाऊंगा, मैंने वाराणसी में वाराणसी के ही कस्टमर को बेचा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लायर मैं वाराणसी का और प्लेस ऑफ सप्लाई भी वाराणसी, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इस पे लगा सीजीएसटी और इस पे लगा एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% हो जाएगा क्योंकि 12% टैक्स रेट हमने एज्यूम किया है। तो 3600 रुपए ये हो जाएगा, 3600 रुपए ये हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको पे कितना करना पड़ेगा। अब ये वाराणसी का जो डीलर है, ये दिल्ली वाला एक्स मान लेते हैं और वाराणसी वाले को बोलते हैं वाई है। अब वाई की लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन वाई। ठीक है, सीजीएसटी इसका कितना है, सीजीएसटी है 3600 रुपए। क्या सीजीएसटी में से आईजीएसटी की क्रेडिट मिलती है, देखो भाई, सीजीएसटी अगर आउटपुट का है तो क्या उससे आईजीएसटी की क्रेडिट मिलती है, बिल्कुल मिलती है। आप सीजीएसटी से सीजीएसटी घटा सकते हो और आईजीएसटी भी, तो आईजीएसटी घटा लेते हैं हम 3600 रुपया। आज भी अभी आईजीएसटी मेरे पास 2400 रुपए बची है। 6,000 रुपए की आईजीएसटी की क्रेडिट थी, 3600 मैंने डिडक्ट कर लिया, स्टिल आई हैव 2400 इन माई हैंड। ये हो गया 0, ये पे ही नहीं करना है। Now coming to SGST. SGST is 3600, 2400 I have. IGST credit remaining with me is only 2400. 2400 घटाया 1200 रुपया, मुझे SGST पे करना होगा कितना, 1200. 1200 दिस इज पेबल। अच्छा, अब एक बात बताऊं, अगर मान लो मैं दिल्ली जाता, लैपटॉप लेता और उसे ये नहीं बताता कि मैं वाराणसी का हूं, मैं उसे नहीं बताता कि मैं वाराणसी का हूं, तो वो अपनी बिल पे क्या लगाता, वो अपनी बिल पे लगाता 50,000 रुपया प्लस सीजीएसटी 6% 3,000 और वो लगाता एसजीएसटी, क्योंकि सपना थोड़ी ना आ जाएगा कि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है भाई।
दिल्ली का दुकानदार है, कोई भी आएगा बाय डिफॉल्ट वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा, उसको कैसे लगेगा कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है? ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ही वो बेच रहा है तो वो यही मानेगा इट्स एन इंटरस्टेट सप्लाई। वो तो ऑब्वियसली कस्टमर बताएगा कि मैं बाहर का हूं, तब जाके वो इंटरस्टेट सप्लाई मान पाएगा। तो सीजीएसटी 3000 लगा देगा, एसजीएसटी 3000 लगा देगा, 56,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब वो कस्टमर वाराणसी में उसको बेच रहा है, ये दिल्ली में बिल बनी है, एक्स ने बनाई, अब वाई उसको वाराणसी में सेल कर रहा है, मान लीजिए 60,000 रुपए में, तो वो क्या लगाएगा? सीजीएसटी कितना? 3600, और एसजीएसटी लगा देगा कितना? 3600। ठीक है, कितना हो गया ये? 67,200 रुपए। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इस एसजीएसटी, ये एसजीएसटी पे करना है 3600, क्या मैं इस एसजीएसटी 3000 की इसमें से क्रेडिट ले सकता हूं कि नहीं? एसजीएसटी से एसजीएसटी घटा सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां पे तो आपने बताया ही कि एसजीएसटी से एसजीएसटी घटा सकते हैं। बिल्कुल नहीं बच्चों, ये एसजीएसटी और ये एसजीएसटी अलग अलग है। ये पता है कौन सा एसजीएसटी? इसका नाम बताओ, ये क्या है? ये यूपी जीएसटी है। बोलते ना एसजीएसटी हो, दिस इज स्पेसिफिकली यूपी जीएसटी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज दिल्ली जीएसटी। जैसे यूपी का अगर एसजीएसटी है तो दैट इज यूपी जीएसटी, बिहार का अगर एसजीएसटी है दैट स्टैंड्स फॉर बिहार जीएसटी, दिल्ली का अगर जीएसटी है तो एसजीएसटी है तो दैट इज दिल्ली जीएसटी। और यूपी के जीएसटी में से दिल्ली का जीएसटी नहीं घट सकता। ये यूपी गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, ये दोनों आपस में क्यों एडजस्ट कराएंगे? यूपी गवर्नमेंट क्या मान लेगी, कहेगी दिल्ली में टैक्स पे किया इसका हम तुमको घटाने देंगे? अरे नहीं, क्यों? ये दोनों अलग अलग सरकार की रेवेन्यू है, ये यूपी गवर्नमेंट को जाता है, ये दिल्ली गवर्नमेंट को जाता है, ये दोनों एडजस्ट नहीं होगा। अब आप कहोगे अच्छा सर ये तो बात समझ में आ गई कि 3600 में से 3000 रुपया नहीं घटेगा, यानी यूपी की गवर्नमेंट 3600 रुपया लेगी। तो आप कहोगे सर ये 3600 में से ये 3000 तो लेस हो जाएगा ना, ये तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये भी सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब सुन के बड़ा अचरज होगा आपको कि इस सीजीएसटी में से ये सीजीएसटी नहीं घटेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एसजीएसटी डिडक्ट नहीं हो रहा है तो सीजीएसटी भी डिडक्ट नहीं होगा सीजीएसटी से। याद रहेगी ये बात। व्हेन एसजीएसटी इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम एसजीएसटी, if this SGST is not deductible from this SGST, then of the same bill CGST will not be deductible. अगर एक पर्टिकुलर बिल का SGST डिडक्टेबल नहीं है, उसकी आईटीसी नहीं मिल रही है, ऐसे याद रखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर बिल है जिसकी SGST की क्रेडिट मुझे नहीं मिल रही है तो CGST की क्रेडिट भी उस पर्टिकुलर बिल की नहीं मिलती है। लेकिन अगर मैंने उसे बताया होता तो वो लगाता IGST और IGST लगाता तो मुझे क्रेडिट मिल जाती। यहां क्यों नहीं मिल पाई एसजीएसटी और सीजीएसटी की क्रेडिट? भाई एसजीएसटी अलग अलग है, ये एसजीएसटी एक थोड़ी ना है, ये यूपी जीएसटी है, ये दिल्ली जीएसटी, इसलिए क्रेडिट नहीं मिली। तो भाई सीजीएसटी क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसलिए नहीं मिली क्योंकि अगर एसजीएसटी की क्रेडिट एक पर्टिकुलर बिल की नहीं मिलती तो सीजीएसटी भी नहीं मिलती है, इसलिए ये भी नहीं मिला। और अब देखिए क्या होगा, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी, सीजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा बंदे को? 3600 रुपया। एसजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? 3600 रुपया। दोनों का दोनों पेमेंट करना पड़ेगा 3600 3600। ठीक है ये बात? कोई कंफ्यूजन यहां पे? क्लियर है सबको? आइए देखिए, सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी द लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी. The expression in relation to encompasses a wide range of services that have a proximate nexus with the immovable property. The provision lists these services: architect, interior decorator, surveyor, engineer, and other related experts or estate agents grant of rights to use immovable property or carrying out or coordination of construction work. Also, the location of the supplier or recipient is irrelevant in such cases.
Further, there are other services that have proximity to immovable property that are by way of accommodation. Such property may be a hotel, inn, guest house, home stay, club, composite, including houseboat. तो देखिए कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज और कौन कौन सी होती है। एकोमोडेशन सर्विसेज हम जो देते हैं जैसे कि होटल में, इन में, गेस्ट हाउस में, होम स्टे, क्लब, कैंपेसिट, हाउस बोट, तो ये लोग जब अपनी बिल बनाते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगाते हैं, चाहे आप कहीं से भी आके इनका कस्टमर स्टे कर रहा हो। रीजन बीइंग कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज है और यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, जहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं दिल्ली जा रहा हूं ऑडिट करने के लिए। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर ऑडिट वर्क। ध्यान से सुनिएगा, कहां से जा रहा हूं? वाराणसी से। मैंने ऑडिट की फीस चार्ज की 1 लाख रुपया, फीस है 1 लाख रुपया। 18% इस पे जीएसटी होता है, 18% जीएसटी लगाया इस पे 18,000 रुपया, तो बिल बनी 1,18,000 रुपया। अब इस 1,18,000 में से अगर मैंने सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कुछ खर्चे किए हैं तो उसकी जीएसटी की क्रेडिट भी मुझे मिलेगी। मैं दिल्ली ऑडिट करने गया था तो एक होटल में स्टे किया था, ठीक है, एक होटल में स्टे किया था और उस होटल वाले ने क्या लगाया होगा बिल में? 10,000 रुपए होटल का बिल था, ठीक है, और उसने जीएसटी 18% जीएसटी के हिसाब से कितनी जीएसटी लगाई होगी? 9,000 रुपए की सीजीएसटी, 900 रुपए की सीजीएसटी और 900 रुपए का एसजीएसटी मिला के हो गया 11,800 रुपया। ठीक है, ये कहां का सीजीएसटी और एसजीएसटी है? दिस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज पेबल टू दिल्ली गवर्नमेंट। ये सब दिल्ली में जमा होता है। एसजीएसटी तो दिल्ली गवर्नमेंट ले लेती है और सीजीएसटी जमा दिल्ली में होता है। ये जो आईजीएसटी मैंने लगाया है, मैं वाराणसी का हूं, मुझे ये आईजीएसटी उठा के किसको देना है? मुझे इसे यूपी गवर्नमेंट को जमा करना है। अब यूपी गवर्नमेंट को जाता नहीं, वो आईजीएसटी जाएगा किसको? अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल इसमें से हिस्सा देगी किसको? कंज्यूमिंग स्टेट को, सर्विस लेने वाले को, यानी दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा अल्टीमेटली पहुंचेगा। हम अल्टीमेट पैसा किसको पहुंचेगा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पैसा जमा कहां होता है। ठीक है, ये पैसा जो होगा वो यूपी गवर्नमेंट में जमा होगा। ठीक है, उसमें से ये दिल्ली वाला जो सीजीएसटी एसजीएसटी है उसकी क्रेडिट ही नहीं मिलेगी आपको। ये कौन सा सीजीएसटी एसजीएसटी की इसमें से क्रेडिट मिल पाएगी? इसमें से सीजीएसटी एसजीएसटी की वो क्रेडिट मिल पाती है आपको जो सीजीएसटी एसजीएसटी यूपी गवर्नमेंट को आप पे करते हो। ये यूपी गवर्नमेंट वाला ही नहीं, ये होटल दिल्ली में हमने लिया था तो दिल्ली वाला सीजीएसटी एसजीएसटी था, ये दिल्ली में जमा कर दिया होटल वाले ने, उसकी क्रेडिट हम यूपी में ले ही नहीं पाएंगे। यूपी में हमने आईजीएसटी लगाया, सही बात है, यूपी गवर्नमेंट को ये आईजीएसटी पे करना, ये क्रेडिट हमको नहीं मिल पाएगी। अब अगर हम इस सर्विस को देने के लिए यूपी में कोई सर्विस लिए हैं जिसपे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है, वो एसजीएसटी कौन सा होना चाहिए? यूपी वाला होना चाहिए, तो मुझे उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। समझ में आई बात सबको? तो बड़ा लफड़ा है क्रेडिट का भी, ठीक है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, यहां पे भी बात आपको समझ में आई थी ना कि कहां यह क्रेडिट क्यों फंस गई थी आपकी? यहां क्रेडिट इसलिए फंस गई थी क्योंकि ये एसजीएसटी यूपी वाला था और ये एसजीएसटी दिल्ली वाला था, तो भाई क्रेडिट कैसे मिलेगी? ठीक है, ये आईजीएसटी कौन सा है? ये यूपी में पे होना है, और ये वाला कहां पे किया होटल वाले ने? दिल्ली में, तो उसकी एडजस्टमेंट यहां यूपी में होगी ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं मिलेगी इसकी। हाँ, मैंने वाराणसी में कोई सर्विस ली है जिसका एसजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा हुआ है, तो उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जब यूपी में कोई सर्विस ली होगी तो उस पर यूपी वाला जीएसटी लगा होगा और सीजीएसटी लगा होगा, और वो यूपी गवर्नमेंट को मिला है, तो यूपी गवर्नमेंट मुझे इस आईजीएसटी से एडजस्ट करने देगी इसको। ठीक है, हाँ, आईजीएसटी से आईजीएसटी एडजस्ट हो जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। आईजीएसटी से आईजीएसटी एडजस्ट हो जाता है। जैसे बिहार से माल यूपी आया और यूपी से एमपी गया, तो इस पे भी आईजीएसटी लगा और फिर इस पे भी आईजीएसटी लगा। ठीक है, इसमें से ये वाला एडजस्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। आईजीएसटी में लफड़ा नहीं है,
लेकिन सीजीएसटी या एसजीएसटी देखना होता है कि वो सेम स्टेट वाला होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हम यूपी में रजिस्टर्ड है ना, तो इसलिए हम दिल्ली वाले सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट नहीं ले पाते हैं, बस यही चक्कर है। यहां पे भी वही चक्कर हुआ था, हम यूपी में रजिस्टर्ड है ना, इस वजह से हम दिल्ली वाले एसजीएसटी और सीजीएसटी की क्रेडिट नहीं ले पाए। तो बस आप ये समझिए, आप जिस स्टेट में होते हो रजिस्टर्ड, उस स्टेट वाला सीजीएसटी एसजीएसटी की क्रेडिट ले पाते हो। हालांकि आईजीएसटी की क्रेडिट आपको मिलती है, आईजीएसटी की क्रेडिट फ्री फ्लो है, आईजीएसटी स्टेट से लिंक नहीं करना है, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी की क्रेडिट आपके अपने स्टेट वाली ही आपको मिलेगी। तो मुझे होटल वाली क्रेडिट ये नहीं मिल पाती है, फिर यही वजह होता है ये नहीं मिल पाता है मुझे, ये पूरी जीएसटी मुझे पे करनी है, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर क्रेडिट। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखिए, सर्विसेज ऑफ रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग। रेस्टोरेंट की सर्विसेज, कैटरिंग की सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग मतलब सैलून की सर्विसेज, ठीक है, सैलून, फिटनेस सर्विसेज यानी जिम वगैरह, ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। जानते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा अंतर है। कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसेस एक ही है, काम एक ही होता है, लेकिन कब कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, कब प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। जैसे मैं सुंदर तो हूं ही और सुंदर होना चाहता हूं, तो मैं कॉस्मेटिक सर्जरी कराता हूं। प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? कोई बॉडी में एबनॉर्मेलिटी है, नाक टेढ़ा है, कान ठीक नहीं है, ठीक है, कहीं स्क्रैच के बड़े निशान आ गए थे, कोई एक्सीडेंट हुआ और चेहरा बिगड़ गया, ठीक है, जल गए थे, अब उसको सही करना, उस एबनॉर्मेलिटी को हमको वापस से ठीक होना है, तो हम करवाते हैं प्लास्टिक सर्जरी, उसे कहा जाता है प्लास्टिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या, हम सुंदर हैं, थोड़ा और सुंदर हो जाए, बॉडी और अच्छी शेप में आ जाए, ठीक है, तो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है अपनी बॉडी को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक सर्जरी। दोनों का प्रोसेस एक ही है, डॉक्टर वही काम कर रहा है। अरे जल गया है तो भी वहां के मसल्स को चेंज कर रहा है, स्किन को चेंज कर रहा है, और आप कहते हो कि यहां से हम थोड़े मोटे हैं, थोड़ा सा काट छाट दो हमको, तो वहां भी वही काम कर रहा है डॉक्टर। तो वर्क इज सेम, बट व्हेन यू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट योर ब्यूटी इनहैंस्ड, आप और सुंदर दिखना चाहते हो, तो उसके लिए होता है कॉस्मेटिक। और प्लास्टिक हम वर्ड यूज करते हैं प्लास्टिक सर्जरी, जब मेरे शरीर में कोई खराबी होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है, और मैं उसे ठीक कराता हूं। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर वाली किसी भी सर्विस पे जीएसटी नहीं है। डॉक्टर की एकमात्र सर्विस जिस पे जीएसटी लगता है वो यही है, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि बेसिकली इसको ना पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ ले जाती है गवर्नमेंट। कहती है ये कोई ऐसी विशेष चीज नहीं है, ये कोई इलाज थोड़ी ना है। अरे जल गए थे तो जल गए थे, सुंदर बनना चाहते हो तो दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ सैलून सर्विस, ओके। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, जीएसटी लेती है। हालांकि डॉक्टर की दूसरी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है। मैं बीमार पड़ जाता हूं, डॉक्टर मेरा इलाज करता है, देयर इज नो जीएसटी ऑन इट, ओके। तो इन सभी पे जीएसटी की सर्विसेज जीएसटी लगता है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जरा देख लीजिए, विल बी द लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। जहां पे ये परफॉर्म होगा वही सर्विसेज है। मैं दिल्ली जाता हूं, बाल कटवाता हूं अपनी, मैं दिल्ली जाता हूं, वहां जाके बाल कटवाता हूं, या जल्दी से बताइए, मैं उसे बता रहा हूं मैं बनारस से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम वाराणसी यूपी, वो बिल में क्या लगाएगा, आईजीएसटी, ऑब्वियसली नॉट, वो लगाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देखिए, होटल वाला बदमाश कहीं का सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया, सैलून वाला भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया। चलो आगे देखो, सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर कोई ट्रेनिंग की सर्विसेज हो रही है, ठीक है, ट्रेनिंग सर्विसेज जैसे कोचिंग क्लासेस, दिस ट्रेनिंग सर्विसेज, ठीक है, मैं किसी कॉर्पोरेट हाउस को ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक है, कोई कंपनी है जो अपने जीएसटी डिपार्टमेंट के जो इंप्लॉइज हैं उनको ट्रेनिंग करवाना चाहती है जीएसटी पे, तो सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। आइए समझाता हूं इस बात को। मैं वाराणसी में हूं बच्चे, और मुंबई की एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो अपने 10 इंप्लॉय को मेरे पास भेजती है फॉर जीएसटी ट्रेनिंग।
वो 10 एम्प्लॉय क्लास कहां पे ले रहे हैं? मेरे पास वाराणसी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये 20 दिन की उनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके लिए मैं कंपनी से 5 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं। राइट, आई एम चार्जिंग 5 लाख रुपीज फ्रॉम द कंपनी फॉर ट्रेनिंग 10 एम्प्लॉइज फॉर जीएसटी फॉर 20 डेज। अब ये 5 लाख रुपए पे जीएसटी कौन सा लगना है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? क्योंकि मैं तो सर्विसेज वाराणसी में ही दे रहा हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? देखिए क्या कहता है, अगर आप ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस की सर्विसेज दे रहे हैं, किसको? एक रजिस्टर्ड बंदे को दे रहे हैं। ये एबीसी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड कंपनी है। रजिस्टर्ड का मतलब यहां पे रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है, रजिस्टर्ड है फॉर जीएसटी। नाउ इफ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड, द लोकेशन विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। यानी इस सर्विसेज में जो जीएसटी की ट्रेनिंग वाराणसी में चलेगी 20 दिन की, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है, क्योंकि मुंबई की जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को मैं ये सर्विसेज दे रहा हूं। When the recipient is not registered, अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है, the place of supply will be the location where services are actually performed। तो कह रहा है कि अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे सर्विसेज परफॉर्म हो रही है। क्या बोला मैंने? जहां पे सर्विसेज परफॉर्म हो रही है। यानी अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं वाराणसी में दे रहा था ना सर्विस, तो वाराणसी इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब रेसिपेंट का मतलब क्या होता है, ये बात भूल मत जाना। कहीं आपके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि रेसिपेंट ऑफ सर्विस तो ये 10 एम्प्लॉई है। नहीं बच्चों, रेसिपेंट वो होता है जो कंसिडरेशन पे करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस को भूलिएगा नहीं, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, जिसमें आपने डेफिनेशन पढ़ा था और मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि बच्चों क्लास आप कर रहे हो लेकिन आपके पिताजी पैसा दे रहे हैं, तो रेसिपेंट ऑफ सर्विस कौन है? तो मैंने अब बोला था आपको, आप नहीं है, आपके पिताजी हैं। याद आ रही है बात सबको? तो रेसिपेंट कौन होता है ये बात भूलिएगा नहीं। भले ये 10 एम्प्लॉय क्या ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन रेसिपेंट कौन है? वन हु इज मेकिंग द पेमेंट एंड द पेमेंट इज बीइंग मेड बाय एबीसी लिमिटेड। The recipient here being the payer of the consideration is not to be misconstituted to be trainee or person appraised। रेसिपेंट कौन है यहां? पेयर ऑफ द कंसिडरेशन, जो पे करता है कंसिडरेशन। और इसलिए आप मिसकंस्ट्रू मत कर लीजिएगा, गलत मत सोच लीजिएगा कि ट्रेनी जो यहां पे 10 एम्प्लॉय आए हैं वो रेसिपेंट है। तो याद दिला रहा है बस आपको ये बात। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ एडमिशन टू अ वेन्यू विल बी द लोकेशन ऑफ द वेन्यू। अगर आप किसी वेन्यू में सर्विसेज, कोई एक वेन्यू है जो सर्विसेज क्या दे रहा है? एंट्री वाली, एडमिशन टू द वेन्यू की सर्विस दे रहा है। जैसे जू वाले क्या करते हैं, क्या दे रहे हैं आपको? जू में अंदर आने की सर्विस। सर्कस वाले क्या दे रहे हैं आपको? सर्कस में अंदर आने की सर्विस। पार्क वाले क्या दे रहे हैं? पार्क में अंदर आने की सर्विस, और उसका टिकट लेते हैं, टिकट चार्ज। ठीक है, अब वो अपनी टिकट पे क्या लगाएंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी? आप अगर बनारस से जा रहे हो दिल्ली के एक जू में, तो दिल्ली वाला सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देगा दिल्ली का, या आईजीएसटी लगाएगा। तो ये बात डिपेंड करती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कही जाएगी। तो सुनिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कही जाएगी। The event that is organized may be cultural, artistic, sporting, scientific, education, entertainment, amusement park, including ancillary services। कहीं पे स्पोर्ट्स हो रहा है, क्रिकेट मैच के ग्राउंड में आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है, कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस चल रही है, कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, कोई डांस शो चल रहा है, कोई सॉन्ग शो चल रहा है, कहीं पे भी एडमिशन की सर्विसेज अगर दी जा रही हैं, तो सर्विसेज हियर रेफर टू आर हियर ओनली एडमिशन एंड नॉट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। ये एडमिशन वाली सर्विस की बात हो रही है एट द वेन्यू। तो सर्विसेज ऑफ एडमिशन टू अ वेन्यू विल बी व्हाट? लोकेशन ऑफ द वेन्यू। जैसे दिल्ली के जू में एंट्री अगर दी जा रही है, तो ये जो सर्विसेज का प्लेस है वो क्या कहलाएगा? दिल्ली ही कहलाएगा। दिल्ली में कोई शो हो रहा है, उसकी एंट्री फी ली जा रही है, कोई भी शो, मान लीजिए डांस हो रहा है दिल्ली में, उसकी एंट्री फी ली जा रही है, तो उस पर क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई विल ऑलवेज बी दिल्ली। ठीक है, आप वाराणसी से जाके भी शो देख रहे हैं तो भी वो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगाएंगे। सर्विसेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। अब ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट क्या चीज है, इस बात को समझिए। इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। When the recipient is not registered, the place of supply will be the location of the venue itself.
द इवेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड में बी कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। आइए बहुत बढ़िया एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। राज अग्रवाल सिंगर है, सिंगर है बच्चों, गाना गाते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े स्टेज शो करते हैं। अब ये कहां के हैं? यूपी के। एक मुंबई की कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, और ये मेरा स्टेज शो करा रही है। कहां पे? दिल्ली में। अब ये क्या कर रही है एबीसी का लिमिटेड कंपनी? एबीसी लिमिटेड कंपनी मुझे पेमेंट करेगी गाना गाने का, और दिल्ली में पैसे कैसे कमाएगी? मैं दिल्ली में ही जा रहा हूं स्टेज शो करने, ठीक है। राज अग्रवाल इज गोइंग टू दिल्ली फॉर अ स्टेज शो, एंड दिस स्टेज शो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम? एबीसी लिमिटेड, विच इज अ कंपनी ऑफ मुंबई। क्वेश्चन क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं सिंगर हूं, मैं गाना गाता हूं, मुंबई की एक कंपनी ने मुझसे कहा राज अग्रवाल जी आपको दिल्ली में एक स्टेज शो मैं करा रहा हूं, उसमें गाना गाना है। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब ये मुंबई वाली कंपनी यहां पे दिल्ली में पैसे कैसे कमाएगी? टिकट बेचेगी, ठीक है, और उस टिकट से जो पैसे आएंगे उसी से कुछ पैसे मुझे देगी, बैलेंस उसे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मैं सर्विस किसको दे रहा हूं? ये सिंगर ये सर्विस दे रहा है मुंबई वाली एबीसी लिमिटेड को, ठीक है। और ये एबीसी लिमिटेड सर्विस किसको दे रहा है? ये इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विस, मैं उसको गाना गाने की सर्विस दे रहा हूं, मैं उसे परफॉर्मेंस सर्विस दे रहा हूं, देखिए, ठीक है। और ये मुंबई की एबीसी लिमिटेड ये क्या करेगी? कस्टमर्स को ऑर्गेनाइजिंग इवेंट की सर्विस दे रहा है। क्लियर है बात? अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग इवेंट की सर्विस में क्या कह रहा है? सर्विसेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। अगर कहीं भी सर्विसेज दी जा रही है, कहीं भी सर्विसेज दी जा रही है शो ऑर्गेनाइजिंग वगैरह की, इवेंट ऑर्गेनाइज करने की, तो रेसिपेंट का जो प्लेस होगा वही क्या होगा? आपका place of supply. When the recipient is not registered, the place of supply will be the location of venue itself. देखिए अब ये स्टेज शो कर रहा है, तो किसी रजिस्टर्ड कंपनी के लिए अगर ये भी कर रहा है, फर्दर ये किसी रजिस्टर्ड कंपनी के लिए, तो जहां की कंपनी रजिस्टर्ड है वो, और नहीं तो जहां पे शो हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा? दिल्ली। मैं परफॉर्मेंस सर्विस दे रहा हूं, परफॉर्मेंस सर्विस में क्या होता है? परफॉर्मेंस सर्विस में क्या होता है? देख लीजिए, ये ऊपर लिखा था, ये भी तो एक परफॉर्मेंस ही है, गाना गाना जैसे ट्रेनिंग होता है। तो जहां पे रेसिपेंट लोकेटेड है रजिस्टर्ड के केस में, तो मुंबई वाली कंपनी के लिए मैं कर रहा हूं, मैं भले गाना गाऊंगा दिल्ली में, मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, ठीक है, और इस कंपनी की प्लेस ऑफ सप्लाई अब भाई हम मान रहे हैं कि ये शो किसी पर्टिकुलर और कंपनी के लिए नहीं किया गया, कोई भी आके टिकट ले सकता है अनरजिस्टर्ड बंदा, तो ऐसे केस में मतलब ये कस्टमर्स के लिए है, ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी आए और स्टेज शो को ऑर्गेनाइज कर इस शो में भाग ले, ठीक है, एंट्री टिकट की पेमेंट करने के बाद। इट्स नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक कंपनी, देन इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली। हाँ, ये शो ऑर्गेनाइज किया गया था एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए जयपुर की, ठीक है, जयपुर राजस्थान की, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा? भले दिल्ली में शो हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा? जयपुर, ठीक है। Services of transportation of goods supplied to a registered person will be the location of the recipient. Where the recipient is not registered, the place of supply will be the location where goods are handed over for such transportation. Transportation of goods may be by any mode including mail or courier. क्या चीज बोल रहा है? सेलर मुंबई का है, बायर वाराणसी का है, ट्रक में माल जा रहा है,
ठीक है। अगर बायर रजिस्टर्ड है, इफ रजिस्टर्ड, तो क्या कह रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ये हो जाएगा वाराणसी यूपी। इफ नॉट रजिस्टर्ड, इफ बायर नॉट रजिस्टर्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। इफ बोथ नॉट रजिस्टर्ड, अगर दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं अगर दोनों रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है ना वो रिवर्स चार्ज में फॉल करती है सेक्शन 9(3) में। इसमें रेसिपेंट को देना ही ये मैंडेटरी है, रेसिपेंट को ही जीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, तो डिस्चार्ज करनी है तो निश्चित है कोई ना कोई तो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। लेकिन मार्केट में ये परेशानी हो रही थी कि देने वाला लेने वाला दोनों छोटे व्यापारी हैं, तो क्या अब उसका माल ही नहीं जाएगा? तो फॉर द टाइम बीइंग गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करा रखा है, अगर दोनों रजिस्टर्ड नहीं है तो नो जीएसटी, जीएसटी लगेगा ही नहीं, हटाओ। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी लगता ही नहीं है। वो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन किया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी जीएसटी आने के बाद कि सेक्शन 9(3) में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को डाल दिया गया। ठीक है। और उसमें यह कह दिया गया है कि रेसिपेंट जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। अब रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड होगा तब ना जीएसटी को पे कर पाएगा, अनरजिस्टर्ड तो जीएसटी को पे कर नहीं पाएगा। लेकिन दोनों ही छोटे व्यापारी निकल रहे थे, देने वाला माल लेने वाला माल, अब क्या किया जाए? अब दोनों अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी की लायबिलिटी तो दोनों ही पे नहीं करेंगे, और सेक्शन 9(3) में है ट्रांसपोर्टर तो वैसे ही पे नहीं करेगा। तो अब क्या करें? क्या माल ही नहीं जाएगा? तो दिक्कत आने लग गई, ट्रांसपोर्टर माल ही नहीं उठाता था, कहता था जीएसटी की लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज करनी होगी, वो कहता था मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, बाहर कहता था मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो माल ही नहीं डिलीवर होता था। तो गवर्नमेंट ने उस डिफिकल्टी को हटाने के लिए फिलहाल ये कह दिया है कि बोथ नॉट रजिस्टर्ड, दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। तो अब ऐसे याद रखिए, वैसे तो डिस्चार्ज करनी है किसको लायबिलिटी जीएसटी की, कौन जीएसटी को रिवर्स चार्ज के तहत पे करेगा? वन हु इज बाइंग द गुड्स, बट इन केस ही इज अनरजिस्टर्ड देन सेलर, and if both are unregistered then there is no GST at all on transportation service. Services of transportation of passenger will be the location of the recipient when supplied to a registered person. Services of transportation of passenger will be the location of the recipient when supplied to a registered person. When the recipient is not registered, the place of supply will be the location of embarkation where the passenger boards. Return journey is regarded as separate booking. अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट व्हेन सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है तो जहां पे वो रजिस्टर्ड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है। When recipient is not registered, the place of supply will be location of the embarkation. Location of embarkation का मतलब where the passenger boards. Return journey is regarded as a separate booking. क्या मतलब है? मैं फ्लाइट टिकट बुक करा रहा हूं, ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हूं। फ्लाइट टिकट कहां से कहां की बुक हो रही है? पुणे टू बैंगलोर, पुणे टू बैंगलोर की टिकट बुक हो रही है। कौन करा रहा है? रजिस्टर्ड बंदा करा रहा है, जो कि वाराणसी यूपी का है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। अच्छा, अगर अनरजिस्टर्ड है तब, अगर अनरजिस्टर्ड है, अब पुणे टू दिल्ली बैंगलोर की टिकट बन रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पता है क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा द लोकेशन ऑफ एम्बार्केशन। एम्बार्केशन का मतलब होता है जब आप फ्लाइट में चढ़ रहे हो, जहां से, कहां से चढ़ रहे हैं? पुणे में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे है। अच्छा, अब एक वहां से फिर वापसी की टिकट बनवा दिए, बैंगलोर टू पुणे वापस आए, एक साथ ही मान लो हम टिकट बनाए, पुणे टू बैंगलोर एंड बैंगलोर टू पुणे बैक, तो ऐसे केस में क्या होगा? पुणे से बैंगलोर वाली टिकट प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे, और बैंगलोर से पुणे वाली टिकट में प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर हो जाएगा।
कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है, सबको समझ में आ रही है बात? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में जहां पे आप चढ़ते हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हो तो जहां के आप हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। जैसे मैं रजिस्टर्ड था, वह वाराणसी का हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाराणसी यूपी ही है। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबको? Services supplied on board a conveyance will be first scheduled point of departure. Services supplied on board मतलब फ्लाइट में कुछ सर्विसेज आपको मिल रही हैं, ठीक है? तो कहता है ऑन बोर्ड अ कन्वेंस विल बी द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहां से फ्लाइट उड़ी, मतलब हम ऐसे लिख दें सिंपल, वेयर फ्लाइट स्टार्टेड। ये जो हवाई जहाज है, ठीक है, ये मुंबई से शुरू हुई फ्लाइट, ठीक है? आप यहां पे वाराणसी में बैठे और आपको दिल्ली उतरना है। फ्लाइट मुंबई से शुरू हुई है, दिल्ली तक जाएगी। वाराणसी में भी एक बार लैंड की थी, फिर यहां से दिल्ली जा रही है, ठीक है ना? आपने वाराणसी में कुछ सर्विसेज ली फ्लाइट में, सर्विसेज इन वाराणसी, ठीक है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इसकी? फ्लाइट में कुछ आपने सर्विसेज ली हैं, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? मुंबई। अब भूले तो नहीं हो, लास्ट क्लास में आपको हमने पढ़ाया था कि आपने फ्लाइट में चिप्स खरीदा, कोल्ड ड्रिंक खरीदा, वो पढ़ाया था। आपने कोई वॉलेट खरीदा था, पर्स खरीदा था, तो वहां पे मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? जहां पे उस सामान को फ्लाइट में चढ़ाया गया था, जहां से फ्लाइट उड़ी थी नहीं, जहां पे फ्लाइट में वो सामान चढ़ाया गया था। लेकिन अगर सर्विसेज की बात करें तो जहां से फ्लाइट उड़ी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। एक छोटी से छोटी बात याद रखनी पड़ेगी। Now telecommunication service. Telecommunication service are provided in various forms and the place of supply will depend on the mode of providing the services. Where the services involve an inside device installed to enable the service, the place of supply will be the location of such device. The place of supply will be the location where such device is installed. ये किसकी बात कर रहा है? जहां पे इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, वो लैंडलाइन फोन की बात कर रहा है। कह रहा है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस आप ले रहे हो जहां पे डिवाइस को इंस्टॉल करना है, तो कह रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी क्या होगी? द लोकेशन वेयर सच डिवाइस इज इंस्टॉल्ड। जहां पे इंस्टॉलेशन होगा, अगर मैं लैंडलाइन कनेक्शन लेता हूं तो बीएसएनएल वाले से लैंडलाइन कनेक्शन लिया है, तो बीएसएनएल वाले जहां पे फोन लगाएंगे वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है? वेयर द सर्विसेज इन्वॉल्व पोर्टेबल डिवाइस, ठीक है? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द बिलिंग एड्रेस इफ द सेम इज ऑन पोस्टपेड बेसिस। ये पता है किसकी बात कर रहा है? पोस्टपेड सिम की बात कर रहा है। कह रहा है पोस्टपेड सिम अगर आप ले रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस। और लैंडलाइन के केस में लोकेशन वेयर सच डिवाइस इज इंस्टॉल्ड। प्रीपेड सिम के केस में अब ये वही बात कर रहा है, वेयर इट इज ऑन प्रीपेड बेसिस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द इंटरमीडिएरी हु फैसिलिटेट्स द सप्लाई और लोकेशन वेयर पेमेंट इज रिसीव्ड। मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझिए, फिर से समझिए। मैंने लैंडलाइन कनेक्शन लिया तो जहां पे लैंडलाइन फोन को लगाया गया वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। मैंने पोस्टपेड सिम लिया तो पोस्टपेड सिम लेते समय एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एड्रेस भरे थे, तो जो एड्रेस भरा है हमने सिम लेते समय, बिलिंग एड्रेस, वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब मैं क्या करता हूं? प्रीपेड सिम लेने के लिए जियो के स्टोर पे पहुंच जाता हूं और वहीं से प्रीपेड सिम खरीद लेता हूं। तो जियो के स्टोर की जो लोकेशन है, जहां पे वो जियो स्टोर है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? मैं लिख दूं यहां जियो का स्टोर।
वो अगर जियो सिम लेने जा रहे तो जियो का स्टोर, आइडिया के सिम लेने जा रहे तो आइडिया का स्टोर है, ठीक है। तो जहां पे वो स्टोर लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। फिर कह रहा है वेयर नन ऑफ द सिचुएशन प्रोवाइड्स एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, ये उन सबसे अलग बात कर रहा है। एक बात बताओ ये कौन सी अब बात कर रहा होगा? कह रहा है लैंडलाइन हो गया कवर, प्रीपेड सिम हो गया, पोस्टपेड सिम हो गया, अब कौन सी सर्विस ले रहे हो भाई? इससे ज्यादा क्या होता है? लैंडलाइन हो गया, पोस्टपेड सिम हो गया, प्रीपेड सिम हो गया, अभी भी बचा है प्रीपेड सिम। अगर आपके घर पहुंचा दिया गया तब क्या होगा? सुनिए ध्यान से, पहले लैंडलाइन कह रहा था, लैंडलाइन जहां इंस्टॉल हुआ, पोस्टपेड सिम जो बिलिंग एड्रेस है, प्रीपेड सिम अगर आप स्टोर जाके लेके आए हो तो वो स्टोर की लोकेशन, और अगर घर पे कोई आपको सिम पहुंचा के गया प्रीपेड तो तब क्या होगा? तो देखिए देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट, तो जो मैं एड्रेस दूंगा वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, अब बिना एड्रेस के तो वैसे तो प्रीपेड सिम मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि मिल गई क्योंकि कह रहा है कानून। इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल देन लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां पे हम लिख दें प्रीपेड सिम डिलीवर्ड एट होम, घर पे प्रीपेड सिम आ रही है तो जो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है रेसिपिएंट का, मतलब मेरे घर का पता, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मेरे घर का पता नहीं पता है, मेरे घर का पता नहीं पता है, तो ऐसे में जो मुझे वो सिम पकड़ा रहा है उसकी लोकेशन, ठीक है, मतलब वो जिस स्टोर से लेके आया था सिम वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। भाई स्टोर पे जाके ले लिया सिम तो स्टोर की लोकेशन, वो मेरे घर आके दे दिया सिम तो मेरा घर हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मेरे घर का पता ही नहीं है, कोई मेरे घर का कोई पता ही नहीं, अरे बिल्कुल पॉसिबल है। आप ऐसे सोचिए ना, मेरा घर ही नहीं है अपना, सड़क पे ही रहते हैं तो सिम नहीं खरीद सकते हैं। आई डू नॉट हैव एन एड्रेस, रियली मेरे पास कोई एड्रेस ही नहीं है। तो अगर मेरे पास एड्रेस नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में जिस स्टोर से वो सिम लेके आया है उस स्टोर की जो लोकेशन होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। क्लियर? नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की, मैं ये नहीं कह रहा हूं बैंक जो सर्विस देती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज चाहे आप बैंक से ले रहे हो चाहे किसी से भी ले रहे हो, whether you are taking from a bank or otherwise, it doesn't matter. The service that you are taking is banking and financial services. Okay? Banking and financial services including stock broking services will be the location of the address on record of the recipient. Will be the location of the address on record of the recipient, and if address is not available then the location of the supplier will be place of supply, and if address is not available then location of supplier will be the place of supply. The services referred in this provision are not services by a banking or financial institution but services of banking and financial institution. कह रहा है यहां पे मैं जो सर्विसेज की बात कर रहा हूं वो ये सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं बाय ए बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सर्विसेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एज सच द सर्विस इज टू बी एग्जामिन्ड एंड नॉट द सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पे आपको ध्यान फोकस सर्विस पे देना है, ना कि सर्विस प्रोवाइडर पे फोकस करना है, ठीक है। और यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट। और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, और अगर उसकी एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की प्लेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। नेक्स्ट, insurance services. Insurance services supplied to a registered person. Insurance services supplied to a registered person will be the location of the recipient. When the recipient is not registered, the place of supply will be address on record of the recipient. Insurance services supplied to a registered person will be the location of the recipient. Recipient की location होगी, और recipient अगर registered नहीं है तो address on record of the recipient. ठीक है। अच्छा, यहां पे क्यों ऐसा नहीं बोल रहा है कि अगर एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा? तो सर्विस प्रोवाइडर की प्लेस ही और
प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी? वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि इंश्योरेंस अगर कोई कराया तो एड्रेस होगा ही होगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, advertisement services involving dissemination of the material supplied to the government or statutory body will be the location of such dissemination. Where it is identifiable to a specific state, then that would be the place of supply, and where it is disseminated over a number of states, that then a rule of proportion or other reasonable basis to be applied. क्या कह रहा है? कह रहा है अगर एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मेरा लोकेशन ही यूपी है बस, और मैं जो एडवर्टीजमेंट सर्विस ले रहा हूं वो मेरा एक ही जगह लोकेशन है यूपी में, तो भाई जो भी मैं सर्विसेज ले रहा हूं, ठीक है, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी कहलाएगी। जिससे भी मैं एडवर्टीजमेंट सर्विस ले रहा हूं वो प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी कहलाएगी। लेकिन मान लीजिए मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो 5 स्टेट में काम करती हूं और एडवर्टीजमेंट तो एक ही कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां पूरे हिंदुस्तान में काम करती है, एडवर्टीजमेंट करा रही है अपने प्रोडक्ट का। तो अब क्या होगा, अगर मैं 5 स्टेट में काम करता हूं तो जो मैं एडवर्टीजमेंट सर्विस लिया हूं उसको रीजनेबल बेसिस पे 5 स्टेट में बांटा जाएगा, क्योंकि 5 स्टेट में 5 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है, तो मुझे 5 स्टेट में क्रेडिट लेनी है उस एडवर्टीजमेंट के रिस्पेक्ट में। तो बांटा जाएगा कि कितना रुपए का एडवर्टीजमेंट यहां का, यहां का, यहां का, यहां का है। जैसे 5 लाख रुपए का मैंने एडवर्टीजमेंट कराया 5 डिफरेंट स्टेट के लिए, तो कोई एक रीजनेबल बेसिस ली जाएगी कि भाई यहां पे इतना रुपया का, उस 5 लाख में से 1.5 लाख रुपया इस स्टेट की वजह से था, 1 लाख रुपया इसकी वजह से 60,000, इसकी वजह से 40,000, इस तरीके से बांटा जाएगा, कोई एक बेसिस लेके बांटा जाएगा, ठीक है। अभी चिंता मत कीजिएगा कि बेसिस लिया जाएगा, सर पूरी बात कर ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे बेसिस कैसे लिया जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे बांटी जाती है, पूरा एक चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, ठीक है। बहुत कुछ सीखना है, जहां भी बात थोड़ी सी भी स्किप्ड लगे तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो स्किप हो गई, क्योंकि आपने जो कल्पना नहीं किया है ना वो भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि कानून में लिखा है, राइट। सो दिस वाज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन द सप्लाई इज विद इन इंडिया। नाउ विल सी दैट आफ्टर दिस वी हैव अनदर सेक्शन 13 which says place of supply of services in the case of imported or exported goods। चलिए आइए देख लेते हैं इसको भी। Place of supply of services where either the supplier or recipient are located outside India will be determined in accordance with section 13 of the IGST Act। या तो रेसिपेंट या तो सप्लायर इंडिया के बाहर का है। अगर इंडिया के बाहर का सप्लायर है, इंडिया का रेसिपेंट है, तो इसे कहा जाता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंडिया का सप्लायर है और रेसिपेंट बाहर का है तो इसे कहा जाता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। इंडिया से सर्विस बाहर जा रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केसेस को देखना है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल सप्लाईज इज एज फॉलोज। जनरल प्रोविजन regarding place of supply will be the location of the recipient of service, but it will be the location of the supplier of services if the location of the recipient is not known without employing any extraordinary means. Recipient is defined as payer of the consideration in section 293 of the CGST Act. So I am reading now. Place of supply of services imported or exported, section 13 of the IGST Act. Place of supply of services where either the supplier or recipient are located outside India will be determined in accordance with section 13 of the IGST Act. Place of supply of international supplies is as follows. General provision regarding place of supply will be the location of the recipient of services, but it will be the location of the supplier of services if the location of the recipient is not known without employing any extraordinary means. बहुत सिंपल सी बात समझिए। जनरल प्रोविजन क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। हम लोग ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, अगर इंटरनेशनल बात हो रही है तो वहां पे कह रहा है लोकेशन ऑफ रेसिपेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जहां का भी रेसिपेंट है। लेकिन अगर रेसिपेंट की लोकेशन पता नहीं है, जो सर्विस ले रहा है उसकी लोकेशन ही नहीं पता है। अब ये कैसे हो गया कि लोकेशन ही नहीं पता है? मैं बता रहा हूं। मैं जो सर्विसेज देता हूं वो ऑनलाइन सर्विस है, ठीक है। कोई एक ऑनलाइन सर्विस है जिसके लिए आपको क्या करना है? ईमेल आईडी, फोन नंबर और नाम डालना है, लॉगिन करना है, ठीक है। पेमेंट कीजिए, सर्विसेज ले लीजिए। आपको अपना पता बताने की जरूरत ही नहीं है। तो कह रहा है कि जब पता, एड्रेस पता ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो मैं सर्विसेज दे रहा हूं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मैं दुबई में बैठ के सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक है।
एक ऑनलाइन सर्विस है, तो कोई अमेरिका से आके पेमेंट करके सर्विसेज ले लेता है, कोई इंडिया से आके पेमेंट करके सर्विसेज ले लेता है, एड्रेस तो मैं डलवाता ही नहीं हूं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है ऐसे केस में? कहता है लोकेशन ऑफ सप्लायर दुबई। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा, आप बच्चे जो ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं वो बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन है ही नहीं, वो ऑफलाइन एजुकेशन है। ठीक है, आपको लेक्चर्स पेनड्राइव में मिलते हैं, ठीक है, इंक्रिप्टेड लेक्चर्स होते हैं, वो इंटरनेट वगैरह की मदद से आप सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड यू डू नॉट रिक्वायर इंटरनेट आफ्टर दैट, राइट। हालांकि आज की तारीख में हम ऑनलाइन भी आपको मौका दे रहे हैं पढ़ने का, ऑनलाइन learn.org से, जहां पे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं एंड इमीडिएटली यू स्टार्ट योर स्टडीज। ठीक है, अच्छा, वहां से आप अपने फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अब पता है आपने अपने फेसबुक पे एड्रेस डाला ही नहीं है, तो आपने अपनी फेसबुक से लॉग इन किया, ऑनलाइन पेमेंट की, पढ़ना शुरू कर दिए, मुझे पता ही नहीं चल रहा आप कहां के हो, क्योंकि मैंने आपसे सारी डिटेल ली ही नहीं है, आपके एड्रेस वगैरह लिए ही नहीं है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? अब मैं वाराणसी से ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाराणसी यूपी ही मानी जाएगी। पॉसिबल है कि बच्चा दुबई से ऑनलाइन पेमेंट करके पढ़ना शुरू कर दिया। अब इधर देखिए क्या कहता है, बट इट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट नोन विदाउट इंप्लॉइंग एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स। कह रहा है मुझे रेसिपिएंट का पता नहीं मालूम है, बिना ताकत लगाए, बिना एफर्ट लगाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से पता करने की कोशिश किए तब नहीं पता चला, उसकी बात नहीं कर रहा है। कह रहा है आराम से भी नहीं, आराम से पता नहीं चला। अब मेहनत करके तो पता लगा ही लेंगे। जब उसकी पेमेंट आई है तो जिस डेबिट कार्ड से आई है उस डेबिट कार्ड की इशूइंग कंट्री कौन सी है ये पता तो चल ही सकता है, अगर पता ही लगाना चाहे तो। ठीक है, उसने फेसबुक के थ्रू लॉगिन किया है तो उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाके उसकी कंट्री तो चेक कर ही सकते हैं। ठीक है, खैर ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब किए बिना अगर पता नहीं चला तो भी प्लेस ऑफ सप्लायर ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। ये नहीं कह रहा है कि जान लगा के पता करो, अगर सीआईडी लगा के पता कराना होगा तब तो सबका एड्रेस पता करा लेंगे, जितने बच्चे हमको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं वो एड्रेस लिखे चाहे ना लिखे। आ रही बात समझ में? कहीं ना कहीं से जिस बैंक से पेमेंट आ रही है उस बैंक से एड्रेस पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को कह रहा है कि इसकी बात नहीं करनी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन से पता चला कि नहीं ये नहीं देखना है। अगर नॉर्मली पता नहीं चल पा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई है, और अगर एड्रेस पता चल रहा है तो जो एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई विल अप्लाई इन प्रायोरिटी ओवर द जनरल प्रोविजन विल बी एज फॉलोज। और स्पेसिफिक प्रोविजन को प्रायोरिटी पे अप्लाई करना है जनरल प्रोविजन से। ठीक है, क्या है स्पेसिफिक प्रोविजन सुनिए। सर्विसेज दैट आर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स मेड अवेलेबल टू पर्सन रिप्रेजेंटिंग रेसिपिएंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दोज सर्विस विल बी द लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। भाई अगर कह रहा है कि सर्विसेज परफॉर्म हो रही है तो जहां पे सर्विसेज परफॉर्म हुई है वो प्लेस ऑफ सर्विस है। ध्यान से सुनिए, मैं इंडिया का हूं, आप दुबई के हैं, और आपको मैं पढ़ाने के लिए अमेरिका जा रहा हूं। आप भी दुबई से अमेरिका गए, मैं भी अमेरिका गया, वहां जाके आपको पढ़ा रहा हूं। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? अमेरिका। जहां पे भी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी द लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर सर्विसेज होंगी तो वो लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, होटल चलाने वाला इंडिया का, मैं होटल का मालिक हूं, कहां रहता हूं? इंडिया में। होटल कहां है? दुबई में। अमेरिका से एक बंदा आता है और दुबई के होटल में रह जाता है, किसने सर्विस दी? मैं सर्विस दे रहा हूं, मेरा होटल है। ठीक है, होटल दुबई में है, मैं इंडिया में हूं, जो होटल में रहने आया वो अमेरिका से आया है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इस ट्रांजेक्शन में? प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दुबई as because this is service is in relation to immovable property, right? Services of admission to a venue will be the location of venue. देखिए बहुत सारी चीजें ना कॉमन है, जो हम लोग विद इन इंडिया के लिए पढ़ रहे थे ना, आउटसाइड इंडिया में भी बहुत सारी चीजें कॉमन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे भी हम एंट्री एडमिशन देते हैं, एंट्री टू अ वेन्यू, एडमिशन टू अ वेन्यू, तो वहां पे वेन्यू की जो लोकेशन होती है वही क्या कहलाती है? दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई।
Services in the following three cases deviates from the destination principle and appoints place of supply to be the location of the supplier. अब ये जो नीचे आप 3 पॉइंट देखेंगे, यहां पे place of supply will be the location of supplier. सप्लायर की जो लोकेशन होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी. सर्विसेज ऑफ अ बैंकिंग कंपनी. एक अमेरिका की बैंक ने मुझे इंडिया में लोन दे दिया. ध्यान से सुनिए, एक अमेरिका की बैंक ने मुझे इंडिया में यहां पे लोन दे दिया. प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस क्या है? अमेरिका. जहां पे बैंक लोकेटेड है, सप्लायर लोकेटेड है. ठीक है. द सेम गोज फॉर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी. एनबीएफसी, आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है? ऐसे समझ लीजिए छोटा बैंक, प्री मेच्योर्ड बैंक, अभी वो बैंक बना ही नहीं है इनफैक्ट. ठीक है. जैसे आप अगर गवर्नमेंट को कहते हो ना कि मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक शुरू करना है, तो बैंक दो काम करती है. एक तो पैसा लेती है मार्केट से और दूसरा पैसा देती भी है, लोन भी देती है, डिपॉजिट्स भी लेती है. तो गवर्नमेंट पहले कहती है कि आप पैसा दो, लो मत, डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हो. हाँ, लोन देना चाहो तो दे सकते हो. पहले देखें तो तुम्हारी मार्केट में क्या गुडविल बन रही है, लोन देके फिर डिपॉजिट्स की बात करना. ठीक है. तो एनबीएफसी वो होती है जो लोन्स देती हैं, डिपॉजिट्स नहीं ले पाती हैं. फिर एक फेज आता है जब गवर्नमेंट कहती है अच्छा 50 करोड़ रुपए का लोन बांट दियो, तो चलो एक काम करो 5 करोड़ रुपए का डिपॉजिट भी ले सकते हो, भागोगे नहीं, रिस्क नहीं है तुम्हारे साथ. ठीक है. तो वो होती है एनबीएफसी. इंटरमीडियरी सर्विसेज डिफाइंड इन सेक्शन 213 प्रोवाइड फॉर अ broad set of activities. It is important to examine whether the role of an intermediary is limited in any manner to marketing, proliferation of information to potential customers, pre-sale submitting quotation, and post-sale assisting in delivery, installation and after-sale support. फिर हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीरियड अप टू 1 मंथ. अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट हायर करते हो अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, देन ऑल सर्विसेज अटेंडेंट टू सिक्योरिंग सच लिमिटेड ड्यूरेशन. दिस एक्सक्लूड्स एयरक्राफ्ट, वेसल एंड अदर देन याक. अगर आप एयरक्राफ्ट लेते हो, वेसल लेते हो, याक लेते हो, तब तो अलग विषय है. अदरवाइज कोई भी ट्रांसपोर्ट आप हायर करते हो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, तो क्या होगा ऐसे केस में? कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर. ठीक है. जो सप्लायर है जिसने ट्रांसपोर्ट आपको दिया है, ट्रक दिया है, कार दी है, तो उसकी जो प्लेस होगी वही क्या कहलाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं. अगली क्लास में आते हैं तो आपसे आगे की चर्चा करेंगे. विल स्टॉप हियर. अभी देखिए हम लोग जो कर रहे हैं ना वो सर्विसेज पे हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है. इस चैप्टर का इनफैक्ट ये लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज वगैरह करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड विल जस्ट वाइंड अप दिस चैप्टर. तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे और आगे की बात करते हैं इस चैप्टर की.